फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये जो वीडियो है ये लेके आया हूँ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो हमारे बहुत काम आएंगे और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर के हम आए हैं आपके सामने और अच्छी तरह से इसे पढ़िएगा। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। लगभग मैं पूरा कह सकता हूँ 100% कह सकता हूँ 100% श्योर के साथ कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से पढ़िए, इसको प्रैक्टिस करिए। पहले आप खुद से टेस्ट करिए, फिर उसके बाद मेरा आंसर देखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये एक पैराग्राफ वाला जो क्वेश्चंस होते हैं जिसे केस स्टडी क्वेश्चंस कहते हैं, वो वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर टू टाइप्स। आपको पता है दो तरह की रिएक्शंस होती है, SN1 SN2, ये आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूलर टेकिंग पार्ट इन द डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टिविटी of alkyl halide SN1 SN2 reaction depend upon the various factors such as steric hindrance, stability of intermediate and transition state, polarity of solvent, reaction mechanism is favored mostly primary alkyl halide, then the secondary and then tertiary. This order is reversed by reverse case for SN1। अच्छा, उसने आपको इस वाले पैराग्राफ को देख करके इसके अंदर इसके इंटरनल क्वेश्चन को भी वो पूछता है आपसे। तो बहुत ध्यान से, जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो खुद से टेस्ट करो, क्या आ सकता है आपके अकॉर्डिंग आंसर, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बताओ क्या ये हो सकता है। अगर देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जितना ज़्यादा स्टेबल हमारा कार्बोकेटाइन होगा उतना ज़्यादा अच्छा मोस्ट रिएक्टिव हमारे पास ये जो है हेलो एल्केन होगा या एल्काइल हैलाइड होगा। तो पहले इसका आप कार्बोकेटाइन बना के देखिए, यानी कि Cl को भगाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बोकेटाइन कार्बन पर। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बोकेटाइन होता है। तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बेंजीन है C6H5Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और आपको चेक करना है कि इन चारों कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हुए हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, वो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो अगर मैं इसके देखूँ तो डबल, देखो याद रखना है, डबल बॉन्ड पर अगर कभी भी कार्बोकेटाइन बनता है तो वो लेस रिएक्टिव होता है। डबल बॉन्ड पे कार्बोकेटाइन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड पे बनने के बाद उसकी रिएक्टिविटी जो है क्या कहते हैं उसको, वो स्टेबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। तो कोई नहीं चाहेगा कि वो कार्बोकेटाइन जो फॉर्म करे वो लेस स्टेबल करे, वो मोस्ट स्टेबल चाहता है। तो देखो बेंजीनिंग तो कभी नहीं चाहता बेंजीनिंग पर कोई पॉजिटिव चार्ज आए, क्योंकि उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है, वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है। वो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होने से उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें तो स्टेबल देखना है। तो इस केस में अगर हम इसको देखें तो ये ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। यानी कि जब कार्बोकेटाइन मेरा यहाँ होगा तो यहाँ पर आसानी से रेजोनेंस भी हो जाएगा। ये कार्बोकेटाइन इधर से इधर हो सकता है, ये कार्बोकेटाइन आसानी से कुछ इस तरह से हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, समझ गए ना। तो यहाँ पर रेजोनेंस भी हो जाएगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा जी, मेरे पास डी आंसर होगा। ठीक है, आपको पक्का ही याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जरा आपने आप खुद ही सोचना थोड़ा सा, उसके बाद देखेंगे। जस्ट देखो, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है वो हाइड्रोलाइसिस करने पर कौन सा रिएक्शन देगा। पहले आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कुछ इस तरह से हो सकता है आइसोप्रोपाइल। ठीक है, देखिए तो बताइए क्या आएगा इसके अंदर। ये आइसोप्रोपाइल यानी कि ये अंडरगोज करता है, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ज़्यादातर से हमारे पास SN1 और SN2 दोनों टाइप की रिएक्शन आ जाएंगी हमारे पास, SN1 और
SN2 दोनों टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म शो करता है ये, क्योंकि हमारे पास ये इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अगर टर्सरी होता तो ये क्या करता है, ये हम कैसे देख भाई SN1 है, क्योंकि टर्सरी के लिए मोस्ट स्टेबल आता है, वहाँ कार्बोकेटाइन चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंडरेंस भी कम आ रहा है और वो स्टेबिलिटी भी सेकेंडरी के लिए ठीक है, तो दोनों टाइप की ये हाइड्रोलाइसिस शो करेगा। तो आपका आंसर सही होगा, आपने सही गैस किया होगा इसका आंसर, ठीक है। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल इसमें से कौन सा है, आप खुद दिमाग लगाइए, चलिए सोचिए क्या है मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, कौन सा है इसके अंदर, लगा सकते हैं क्या आप माइंड। तो न्यूक्लियोफाइल मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी दे देगा, कोई अपने इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी दे देगा वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर आप इस केस को देखें, CH3 है और यहाँ ऑक्सीजन है विद नेगेटिव चार्ज, इस केस को देखें, C इधर ऑक्सीजन है विद नेगेटिव चार्ज, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, ठीक है, और इधर देखें C6H5 यानी कि ये तो फिनॉक्साइड आयन हो गया, इधर केस में देखें, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों केसेस को अगर चेक करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जो हमें डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा रहा हो, यानी कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला होगा, जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होगा वो अगर किसी ग्रुप से जुड़ जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जितनी जल्दी ये ऑक्सीजन किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो CH3 क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस पर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को प्रोवाइड करा देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, A। आपने यही सोचा था या कुछ और सोचा था, देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टर्सरी एल्काइल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ, सबसे पक्का SN2 के लिए अगर बात करें तो बिना सोचे समझे लगा दो स्टेरिक हिंडरेंस, बिकॉज टर्सरी एल्काइल हैलाइड की बात कर रहा है और SN2 की बात कर रहा है, तो टर्सरी यानी तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना चाहेगा मेरा न्यूक्लियोफाइल, सिंपल सी बात है। स्टेरिक हिंडरेंस का मतलब वहाँ पर जहाँ ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप लगे हो, बल्कि ग्रुप लगे होते हैं, उस केस की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी। सोचिए, दिमाग लगाइए, कौन सा SN2 की बात कर रहा है, तो सोचिएगा। SN2 देखो, SN1 के लिए क्या होता है, SN1 के लिए टर्सरी मोस्ट रिएक्टिव होता है और SN2 के लिए प्राइमरी या मिथाइल कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है, मिथाइल क्लोराइड जो है। तो आप सोचिएगा इसमें प्राइमरी जो होगा वो ज़्यादा बेटर लगेगा, तो आप देखिए, पता अपना खुद सोचिए, दिमाग लगाइए कौन सा आएगा, आप सोच पा रहे हैं। यस, आंसर D आएगा, बिकॉज टर्सरी सबसे लेस रिएक्टिव है इस केस में और प्राइमरी मोस्ट रिएक्टिव है, तो आंसर हमारा D आएगा। आपको समझ में आ रहे होंगे और प्रैक्टिस करते जाइए, दिमाग पर बिठाते जाइए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी अगर क्वेश्चन चाहिए आपको वो भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए, हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्केन्स, हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्केन्स, ये अगला वाला हमारा जो है केस स्टडी क्वेश्चन है। द लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रेजोनेंस फैक्ट, लो रिएक्टिविटी की बात कर रहा है, रेजोनेंस फैक्ट के कारण उसकी लो रिएक्टिविटी होती है हेलोअरीन्स की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड, एक इसकी रिएक्टिविटी इसके कारण कम होती है, पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड के कारण होती है, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल का कैटायन के कारण फॉर्म, ये इंस्टेबिलिटी मतलब फिनाइल का कैटायन कभी स्टेबल नहीं होता, इसलिए रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय रिप्रेजेंस ऑफ सर्टेन ग्रुप एट सर्टेन पोजीशन, फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप, ये ग्रुप आ जाए तो हेलोअरीन्स की रिएक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखने हैं, डिक्रीज हो रही है वो, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड, पढ़ लिया होगा आपने, आप वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं ध्यान से, ठीक है। देखो
एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। एराइल हैलाइड जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक के लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, एज कम्पेयर टू एल्काइल हैलाइड। क्यों बताना है आपको कि जो एराइल हैलाइड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, क्यों होते हैं, आपको इसका आंसर देना होगा। सोचिए, दिमाग लगाइए, चलिए। लार्जर कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल होता है क्या कार्बोनियम आयन? नहीं। और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यस, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है इसके अंदर, एराइल हैलाइड के अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने के कारण वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम दिखाता है। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे पास अगला क्वेश्चन है, द रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड MgBr, फिनाइल CH2Br, मिथाइल Cl, ये MEBr है, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड PMeO_CH2, ये कौन सी डिक्रीज़ हो रहा है, किस ऑर्डर में डिक्रीज़ हो रहा है, ये बताना है आपको। ठीक है, कौन सी ऑर्डर में आपको ये डिक्रीज़ दिख रहा है वो आपको सोचना है, दिमाग लगाना है। लगाइए, दिमाग लगाइए अपना, सोचिए क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा इसका। देखिए, द रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड मिथाइल ब्रोमाइड दे रखा है, और फिनाइल आपका जो है बेंजाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं हम इसको, मिथाइल क्लोराइड है, और पैरा मिथॉक्सी और ब्रोमोबेंजीन है। ठीक है, और डिक्रीजेस किस ऑर्डर में ये डिक्रीज होगी इसकी रिएक्टिविटी, आपको इसका आंसर पक्का पता होना चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं इसके बारे में, फर्स्ट वाला पोर्शन क्या कहता है मेरे पास कि फोर्थ की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। क्या फोर्थ की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए? अगर मैं फोर्थ की रिएक्टिविटी की बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा होगी क्या? ये देखो CH3 लगा हुआ है इधर Br और ये वाला, ऐसा कंपाउंड क्या मोस्ट रिएक्टिव होता है क्या? डिक्रीजेस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कैसे होगा? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, क्या ये हो सकता है फर्स्ट मोस्ट रिएक्टिव? फर्स्ट भी नहीं हो सकता। सेकंड फिनाइल वाला आ रहा है, फिनाइल की बात कर रहा है, CH2Br की बात कर रहा है यहाँ। ठीक है, तो आंसर सेकंड हमारा जो है होना चाहिए, सेकंड मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, देन फर्स्ट है, देन थर्ड है, देन फोर्थ है, लास्ट में क्या आएगा? फोर्थ आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब विच ऑफ दी फॉलोइंग एराइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? कौन सा एराइल हैलाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, आपको इसका आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शंस है। तो बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा रिएक्टिव है, आंसर आपको बताना है। देखो, आप याद करिए, जब NO2 ग्रुप जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव बनता जाएगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उतनी डेंसिटी कम कर देंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना ही जल्दी हो जाएगा उस पर। भाई, अगर किसी बेंजीन रिंग से जितनी ज़्यादा डेंसिटी उसकी कम कर देंगे तो उतना ही जल्दी किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा, उतनी ही जल्दी ये Cl निकल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? जितने ज़्यादा NO2 जुड़ते जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। पक्का ही आपको याद रखना होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन एमंग द फॉलोइंग वुड अंडरगोज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मोस्ट रिलेटिव विद एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फर्नेसेस ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव? मैंने अभी आपको बात क्या कही? मैंने अभी आपसे कहा कि जितने ज़्यादा किसी पर NO2 ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। तो इसमें भी देखो NO2 ग्रुप ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि इसकी डेंसिटी ये कम कर देंगे तो Cl क्या करेगा? यहाँ से निकल लेगा, दूसरा आसानी से इस पर अटैक कर देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो। ठीक है, चलिए उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टेस्ट विद एक्वस NaOH? कौन सा है जो एक्वस NaOH से जल्दी रिएक्शन करना चाहेगा? देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो NaOH से रिएक्शन ये क्या करा दो,
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा बेंजीन की, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगा तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर सकता। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये होगा क्या, नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। क्या आप इसमें देखें, इसमें से अगर Cl जल्दी निकल सकता है क्या, यस, आंसर आएगा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फास्टेस्ट विद एक्वस NaOH के साथ आसानी से जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद हमारे क्वेश्चंस है कुछ, ये डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर द गिवन सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जरा, Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में कर रहा है तो क्लोरोबेंजीन बन रहा होगा, Na ड्राई ईथर डाइफिनाइल बनेगा, ऑब्वियसली डाइफिनाइल बनेगा, याद करो ये तो हमारा फिटिस रिएक्शन हो गई। और कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4, उसी क्लोरोबेंजीन की कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4 नाइट्रोबेंजीन बनेगा, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनेगा। फिर Y डालने पर मतलब Y बना देगा ये, फिर NaOH डालने पर क्या बनेगा, OH बन जाएगा Cl की जगह पे, याद करिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या पूछ रहा है वो, व्हेन X रिएक्ट विद CH3COCl, जब X की रिएक्शन आप CH3COCl से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, द रिएक्शन इज नोन एज, देखो याद करो CH3COCl आ रहा है, AlCl3 आ रहा है, CH3COCl आ रहा है, AlCl3 आ रहा है, तो ये तो फ्री डेल का, देखो एसाइल ग्रुप ये हो गया, एसाइल ग्रुप, और ये फ्री डेल के लिए आती है तो FC एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो फ्री डेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन आएगा, पक्का याद रखेंगे। और मैंने नेम रिएक्शन भी बनाई हुई है, नेम रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, पक्का ही बनते हैं, आपको चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए कंपाउंड Z पैराक्लोरोफिनॉल, अब ऊपर वाले कंपाउंड को जरा एक बार देखें, ये वाला सीक्वेंस जो है वो कह रहा है कंपाउंड Z कौन सा है, वेरी गुड, कंपाउंड Z मोस्ट रिएक्टिव पैरा वाला होता है, ये तो बात पक्का है। तो पैराक्लोरोफिनॉल हो सकता है क्या, फिनॉल तो नहीं होगा क्योंकि क्लोरो भी आ रहा है ना, सॉरी नाइट्रो आना चाहिए ना, फिनॉल तो नहीं होगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ रहा है ना उसके साथ, कॉन्सेंट्रेट HNO3 है भाई, देखो ये कॉन्सेंट्रेट HNO3 हो जाएगा तो ये Cl तो चला गया यहाँ से, तो मेरे पास NO2 तो आएगा, सही है कि नहीं, और OH ग्रुप भी आ जाएगा, तो पैरा नाइट्रोबेंजीन हो सकता है क्या ना, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल हो सकता है क्योंकि NO2 भी ग्रुप आ रहा है इसके अंदर, आंसर C हो गया आपका, ठीक है। आगे जरा देखें, आइडेंटिफाई W, आपको W आइडेंटिफाई करना, डाइफिनाइल बनेगा, सबसे बढ़िया बात है डाइफिनाइल ही बनेगा, डाइफिनाइल देखो ये फिटिस रिएक्शन है, ये फिटिस रिएक्शन है, फिटिस रिएक्शन के में क्या होगा, दोनों ही एराइल ग्रुप होते हैं हमारे पास, तो डाइफिनाइल बनेगा, आंसर A आ गया, ओके। उसके बाद क्या है Y, आप खुद ही सोच लीजिए Y क्या बनेगा, Y क्या बनेगा, बताओ भाई, Y क्या बनेगा, नाइट्रो क्लोरो ऑर्थो या पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप पूरा वीडियो देखें डेली, और अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर अच्छी वीडियो लग रही है हमारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ और आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।